तो वो तो हम एक टॉपिक में आपको अलग से बताने वाले हैं। सो इनकेस आप अभी ये समझ लीजिए कि हमें फील्ड को रेडी करना और उसमें 5 to 6 पैरामीटर है उसको हेल्दी बनाने के लिए, उसमें से केवल ये ट्रीटमेंट पार्ट है जिसमें हमने क्लीनिंग, लेबलिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 पार्ट्स को मतलब क्लब किया है एक साथ में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए 100 kg लाइम प्लस 50 kg नीम पाउडर का हम यूज करते हैं सॉइल को ट्रीटमेंट करने के लिए। ये एवरी ईयर एवरी मॉडल पर होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, जब हम लाइम और मतलब इसको डालते हैं मिट्टी के अंदर और कल्टीवेट करते हैं, सो बेसिकली जितने भी पैथोजन बैक्टीरियाज होते हैं, खराब कॉलोनीज होती हैं, वो ट्रीट हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। ये 1 एकड़ के लिए, एकड़ के लिए, ये 1 एकड़ के लिए है ना, 1 एकड़ के लिए। हाँ करेक्ट है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि फील्ड को प्रिपेयर्ड करना है। फील्ड को प्रिपरेशन के लिए हमें 5 to 6 पर हमें बैम्बू का स्ट्रक्चर प्लान करना होता है। सो कंपलसरी नहीं है कि आप बैम्बू का ही स्ट्रक्चर प्लान करें, आप एनी टाइप्स ऑफ वुड भी ले सकते हैं, कोई भी लकड़ी ले सकते हैं। उसका बस ये होना चाहिए कि उसका स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, 9 से 10 फीट हाइट होना चाहिए, विड्थ 1 से 2 इंच होना चाहिए, और जो है ना लगभग 1.5 फीट जमीन के अंदर होना चाहिए, है ना। सो ये आपको बस ध्यान में रखना है। सो 5 to 6 पर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी है। वो हम कल फील्ड पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों जरूरी है, ठीक है, वो कल बताएंगे। फिर इसके बाद जो है ना हम इस तरह से ये मॉडल को रेडी करते हैं। तो 5 to 6 पर हम जो भी हमारे पास मटेरियल है स्टैंड करने के लिए, वो मटेरियल का हम यूज करके इसको कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें वायरिंग करते हैं। सो पहले हम ये मॉडल जब स्टार्ट किया था हमने, तब हम इसको बैम्बू से ही बनाते थे टोटल, है ना। पर अभी हम वायर का यूज करने लगे, बिकॉज क्योंकि वायर जो है ना थोड़ा इजी होता है, मतलब जल्दी हो जाता है और कॉस्ट वाइज भी कम होता है, तो इसके लिए। बाकी वायर भी बायोडिग्रेडेबल है ना, आयरन का मैटर है, वो जंग खा के आप मिट्टी में उसका रोल करके डाल दीजिए, वो पूरा मटेरियलाइज हो जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं है, इजी हो जाता है। इनकेस अगर आप टोटली वो करना चाहें तो आप बैम्बू को भी पतला पतला उसका स्टिक बना के आप यूज कर सकते हैं, वैसे हम करते थे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, ये जाला होने के बाद पहले मोटा वाले वायर से बैम्बू टू बैम्बू आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर पतले वाले वायर से वायर टू वायर को कनेक्ट करते हैं। सो जाल बन जाता है और उस जाल पर हम वीट ग्रास डाल देते हैं। सो बेसिकली जो हमारे वीड्स हैं, जो बहुत ज्यादा खेतों में हमारे है ना, पैडी स्ट्रॉ है, बहुत सारे वीड्स होते हैं, बस हाइट उसका 3 फीट के आसपास तक होना चाहिए, ताकि वो ओवरलैपिंग उसकी कम हो और एरिया ज्यादा कवर करे, ठीक है। सो वो हम ऐसे पतला पतला डाल देते हैं ऊपर से। फिर क्या करते हैं, बैम्बू की पतली स्टिक बना के इसके ऊपर से एक रख देते हैं 2 फीट के डिस्टेंस पर, और फिर उसको हम आपस में उसको बांध देते हैं। तो क्या होता है, ये जो मतलब घास होती है ये उड़ती नहीं है, ये वीड्स उड़ते नहीं है फिर हवा में। सो इस तरह से ये डाल के ये कंप्लीट इस तरह से ये ढांचा बन जाता है। सो बेसिकली ये पूरा एक घर बन जाता है, पॉली हाउस जैसा एक घर बनता है। बट ये बड़ा भी बना सकते हैं आप, 2000 स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख स्क्वायर फीट तक का भी बना सकते हैं। एक फार्मर ने जो है ना अराउंड 3.5 लाख स्क्वायर फीट का बनाया, एक ही मॉडल, ठीक है। सो हमारे पास जो मॉडल है वो मैक्सिमम 3 एकड़ तक का है हमारे सागर में, और ये 1 एकड़ का मॉडल है। अभी इसके अंदर फिर आप बहुत अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर, एक मॉडल के अंदर आप कई तरह के कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, अलग अलग बेड्स पर। नंबर ऑफ बेड्स जितने होंगे उतना आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल इस तरह से पूरा ये कंप्लीट है, रेडी है। और ये पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, जिसमें हमने टमाटर की क्रॉप को मंथ ऑफ फरवरी में ट्रांसप्लांट किया। दिसंबर 15 को नर्सरी उसका सोइंग किया और ट्रांसप्लांट किया फरवरी 1st वीक को, और ये मार्च 15 से ये मतलब निकलना चालू हो गया। तो पूरा गर्मी के टाइम में जो है ना हमारा फ्रूट ड्रॉप नहीं हुआ। हमने ये चीज देखा जब हम ओपन में हम टमाटर लगा रहे थे पिछले और कई सालों से, 4 सालों से, तो गर्मी के टाइम में फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं,
ठीक है। सो मैक्सिमम 30% फ्लावर्स ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो पाते हैं, बाकी ड्रॉप हो जाते हैं, करेक्ट। सो हमने क्या किया कि इसके अंदर जब हमने लगाया तो हमने देखा कि फ्लावर ड्रॉप नहीं हो रहे। 45 डिग्री टेम्परेचर 46 तक भी फ्लावर ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से जो ग्रास का जो शेड था, वो शेड जो है ना क्या करता है कि नीचे से जब पानी का एवापरेशन होता है, धूप पड़ती है, पानी का वाष्पीकरण होता है, तो ये एवापरेशन जाके कहाँ टकराता है, पहले वीट ग्रास से टकराता है। अब वीट ग्रास का नेचर है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, करेक्ट। तो उसने क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया। अब बाहर जो है ना बहुत गर्म हवा चल रही है, वो गर्म हवा जब इस वीट ग्रास से टकराती है तो नीचे कूलिंग हो जाती है। सो बेसिकली ये कूलर जैसे काम करता है, जैसे कूलर में जाली होती है और फिर उसमें पानी डलता है और फिर उसमें हवा का फ्लो लगता है तो वो कूल करता है एयर को। ठीक उसी तरह से इसके अंदर का एनवायरनमेंट कूल हो जाता है। सो जैसे आपका बाहर का टेम्परेचर है 45, फिर आपका बफर जोन लगा है, डायवर्सिटी है आपकी, बायोडायवर्सिटी, उसके अंदर क्लाइमेट जोन है 3 डिग्री और कम, सो 42 डिग्री। फिर उसके बाद ये मॉडल लगा है, इसके अंदर टेम्परेचर हो गया 35 टू 36 डिग्री। सो उधर बाहर के और अंदर के में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 10 डिग्री तक का डिफरेंस आ जाता है। और 10 डिग्री का डिफरेंस आना मतलब जो है ना बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक रिजल्ट आना। तो गर्मी के टाइम में फ्लावर ड्रॉप नहीं होते और जो गर्मी में बाहर ओपन में क्रॉप्स नहीं हो सकती है वो इसके अंदर बहुत मजे से होती है। सो हमने 80 रुपीज पर केजी जो है ना टमाटर पूरा गर्मी जो है ना जुलाई आखिरी तक हमने इसमें से ऑलरेडी बेचा था। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और एक जैसा साइज, चमक, क्वालिटी, सब सारी चीजें इसमें बहुत अच्छा। ये एक मॉडल है। इसके बाद ये एक मॉडल है जिसके अंदर हम जमीन के अंदर फिर नेक्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो जमीन के अंदर इसमें रूट क्रॉप को पुट किया, उसके सरफेस पर लीफी क्रॉप को पुट किया और जो स्ट्रक्चर बनाया इस पे हमने क्रीपर्स क्रॉप्स को लगाया और फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से ये नीचे जो है ना हमने जमीन के अंदर 2 इंच के नीचे और 6 इंच के डिफरेंट पे हमने रूट क्रॉप को डाल दिया और सरफेस पर हमने लीफी को ब्रॉडकास्ट कर दिया और क्रीपर्स को हमने एवरी बैम्बू पर लगा दिया। ठीक है। सो अब ये मॉडल कुछ इस तरह से हो जाएगा आफ्टर 15 डेज, 14 टू 15 डेज में। तो क्या होगा, ये जो लीफी क्रॉप है ये पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेगी, क्योंकि लीफी क्रॉप्स की जो हैबिट होती है वो बहुत ही फास्टली ग्रो करने की होती है, जो वीड्स से लगभग सेम ग्रोथ पे होते हैं। जैसे वीड्स की ग्रोथ होती है, आपने देखा होगा बारिश गिरती है तो 4-5 दिन में ही खेत हरा हो जाता है। वीड्स होते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है उनकी। सो बहुत फास्ट ग्रोथ में लीफी वेजिटेबल में करीब 16 टाइप्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स में से आप कोई भी मतलब एक सेलेक्ट करके आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। सो हाई डेंसिटी में जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं सो ये मल्चिंग का भी काम कर जाती है और वीड्स को रोकने का भी काम करती है, क्योंकि जब लीफ से लीफ आपस में कवर हो गई तो स्पेस ही नहीं बचेगा कि वीड्स निकल के आ पाए। अच्छा, अब हमने क्या किया, वीड्स को भी बहुत स्टडी किया ये मॉडल बनाते समय। वीड्स को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप 2-3 चीजें पाएंगे। नंबर 1, एक तो इनकी फास्ट ग्रोथ होती है। नंबर 2, जुलाई में ये सबसे ज्यादा उगते हैं। आप पूरे साल में अगर देखेंगे ना तो जुलाई का जो मंथ होता है उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। नंबर 3, ये नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, इसलिए जुलाई में उगते हैं ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना एनवायरमेंट से पानी के साथ जो गिरती है वो उनके लिए तुरंत जो है ना उगने के लिए प्रेरित करती है। सो एक तो नाइट्रोजन बेस्ड है, दूसरा जुलाई के मंथ में ज्यादा ग्रोथ होती है और फास्ट ग्रो करते हैं। अब हमें अगर इनका तोड़ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जुलाई मंथ की जगह पर हमें कोई और मंथ में क्रॉप लगाना पड़ेगी। तो हमने मंथ ऑफ फरवरी को सेलेक्ट किया। नंबर 2, जो जितनी ज्यादा इनकी ग्रोथ होती है उससे भी ज्यादा ग्रोथ करने वाली क्रॉप को आपको लगाना पड़ेगा, मतलब या इसके बराबर जो ग्रोथ करे, है ना, इसके बराबर में जल्दी उग के आए। अब आप जिंजर लगा दोगे, टर्मरिक लगा दोगे या और कोई क्रॉप लगाओगे तो इनका क्या होता है, 2 मंथ में ये ऊपर आ पाते हैं, है ना, जब तक तो वीड पूरा फील्ड को कवर कर लेता है। तो फास्ट ग्रो करने वाला क्रॉप चाहिए हमको।
तो लीफी वेजिटेबल उस पैरामीटर में फिट बैठता है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला होना चाहिए। तो हमने क्या किया, लीफी वेजिटेबल डाली, सारे लीफी वेजिटेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, सारे लीफी वेजिटेबल वीड से फास्टली ग्रो करते हैं, और सारे लीफी वेजिटेबल ऑफ सीजन भी उग सकते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं कि जुलाई में ही उगे, आप पूरे साल भर इन्हें उगा सकते हैं। तो हमने जमीन के अंदर ग्राउंड क्रॉप लगाया, सरफेस पर लीफी बोई, लीफी ने पूरा स्पेस कवर किया, वीड नहीं आए। दूसरा, पानी का एवापोरेशन रोक लिया इनने, क्योंकि सनलाइट पहले किस पे पड़ेगी, शेड पर। 50% फिल्टर होके सनलाइट नीचे आई, फिर 50% सनलाइट इसकी लीव्स पर पड़ी, सॉइल पे सनलाइट पड़ा ही नहीं। तो जब सॉइल पे सनलाइट नहीं गया तो पानी का एवापोरेशन ब्रेक डाउन हो गया। There will not be any bad effect when the sunlight is not directly hitting the soil, and will the nutritional value intact for all the yields and products? करेक्ट। बेसिकली देखिए, जो हाँ हेलो कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो लीफी वेजिटेबल्स पे ऐसा नहीं है कि ये सनलाइट को पूरा ही नहीं आने देंगे, मैक्सिमम इफेक्ट को रोकेंगे। और सनलाइट का ये भी नहीं है कि पूरे एवरी टाइम सनलाइट पड़ना चाहिए सॉइल पे। देखिए, सॉइल को जब हमने प्रिपेयर किया ना, तो ऑलरेडी उस पर सनलाइट पड़ी थी। ये तो जब लीफी ऊपर आई तभी सनलाइट ब्रेक हुआ ना, और लीफी कितना टाइम रहने वाला है? When you are putting the layer at the top and grassy layer, when you are putting The wheat layer. coming directly. डायरेक्टली नहीं आएगा, पर उतना सनलाइट आएगा जितना हमारी क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट है, समझ रहे ना? उतना सनलाइट ऑलरेडी मिलेगा। मतलब इसकी जो सेटिंग है, वो सेटिंग इसी हिसाब से प्लान की गई है कि किसको कितना सनलाइट चाहिए। जिसको ज्यादा सनलाइट चाहिए वो सबसे टॉप पे रहेगा, जिसको थोड़ी सनलाइट चाहिए वो थोड़े नीचे रहेगा उसके, और जिसको और कम चाहिए वो जमीन के सरफेस पे रहेगा, और जिसको बहुत ही कम चाहिए वो ग्राउंड में रहेगा। सो क्रॉप का जो सेटिंग है वो कैटेगरी के हिसाब से है। सो जैसे अगर हम कैटेगरीज का अगर डिस्कशन करें, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि इसमें एक होता है ग्राउंड क्रॉप, या इसको हम ग्राउंड कैटेगरी बोल सकते हैं, या क्रॉप भी बोल सकते हैं ना। दूसरी कैटेगरी है फर्स्ट क्रॉप, या फर्स्ट लेयर भी बोल सकते हैं। तीसरा है सेकंड लेयर, और चौथा है थर्ड लेयर। इसको हम फ्लोर भी बोल सकते हैं, है ना। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ठीक है। ये 4 फ्लोर में मल्टी लेयर का ढांचा बनता है, करेक्ट। अब इसमें हर एक में हर फ्लोर में अलग अलग कैटेगरीज की क्रॉप होती है। तो जैसे मान के चलो, जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें रूट कैटेगरी की ही क्रॉप आएंगी, ऑल टाइप्स ऑफ रूट कैटेगरी, ठीक है। रूट कैटेगरी मतलब जैसे जिंजर हो गया, है ना, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, है ना, टर्मरिक हो गया, इस तरह का ये सारा आएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद जो है ना आएगा फर्स्ट लेयर, करेक्ट। तो जो फर्स्ट लेयर की जो क्रॉप है, फर्स्ट फ्लोर की जो क्रॉप है, इसमें आएंगी सारी लीफी क्रॉप, लीफी वेजिटेबल्स। सो ऑल टाइप्स ऑफ एमेरंथस, ऑल टाइप्स ऑफ लीफी क्रॉप, ये फर्स्ट लेयर में आएंगे। सेकंड लेयर में ऑल टाइप्स ऑफ क्रीपर्स आएंगे इस पे, है ना, क्रीपर्स। और इसमें लास्ट में आएंगे ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इसमें फ्रूट्स का सेटिंग होगा। तो ये इस तरह से डिवाइड है ये, है ना। और ये ऑलरेडी पहले से फिक्स है, मतलब इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके बेसिक प्रिंसिपल के ही अंतर आता है ये, कि एक ग्राउंड क्रॉप का फ्लोर है भाई, एक फर्स्ट फ्लोर का क्रॉप लेयर है, और एक सेकंड फ्लोर है, एक थर्ड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर पर रूट ही लगेंगे, इसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर लीफी ही आएगी, सेकंड फ्लोर पर क्रीपर्स ही आएगी, और थर्ड फ्लोर पर कोई फ्रूट आएगा। अब इसमें आप बदल सकते हैं, फ्रूट्स में बहुत सारे ऑप्शन है, क्रीपर्स में बहुत सारे ऑप्शन है, लीफी में बहुत सारे ऑप्शन है, और रूट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। सो ये क्रॉप चेंज हो जाएंगी, पर लेयर में कैटेगरीज वाइज क्रॉप ही सेट होंगी।
क्लियर हो गया। तो अभी क्या किया अपन ने कि लीफी वेजिटेबल्स जो है ना इसमें अपन ने सरफेस पे लगाई, और इससे 3 बड़े बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, एक तो पानी के इवापोरेशन को रोकने में ये हेल्प करती है। नंबर 2, इसमें अच्छा हाँ, आपकी जो बात बोलना थी वो ये कि ग्राउंड क्रॉप को सबसे कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको सबसे जमीन के नीचे रखा गया, ठीक है। फिर लीफी को इससे थोड़ी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे आप गर्मी में मेथी का साग लगाइए, ठीक है ना, या पालक का साग लगाइए तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप समर सीजन में, ठंडी के सीजन में अगर मेथी पालक लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय पे जो वेदर का जो कंडीशंस होता है वो ऑलरेडी समर सीजन से 50% कम सनलाइट का होता है ना। अभी गर्मी की गर्मी हमको पसंद नहीं होती, लेकिन ठंडी की गर्मी हमको पसंद होती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना सनलाइट चाहिए वो ठंडी के समय में हमको उतना मिलता है, सही है कि नहीं। तो क्या होता है, इसको इससे थोड़ा कम सनलाइट चाहिए तो हम इसको जमीन के सरफेस पे रख देते हैं। इसको इससे ज्यादा सनलाइट चाहिए इन दोनों से, तो इसको हम इन दोनों के ऊपर रख देते हैं। और इसको इन तीनों से ज्यादा सनलाइट चाहिए तो इसको हम सबसे टॉप पर रख देते हैं। तो सबसे पहले इसी को सनलाइट मिलती है, फिर फिल्टर होके इससे कम आती है वो इसको मिल जाती है, उससे कम इसको, उससे इससे, तो पूरी मतलब चेन बनी हुई है कि इसको इसको इतनी इतनी सनलाइट मिलनी है, और वो कैटेगरी के हिसाब से फिक्स है। That's okay. But what is the nutritious? Any difference about the nutrition value? हाँ करेक्ट, वो तो ये जो पॉइंट है ना 5th नंबर का, ये पूरा स्टडी करके कि किसका No, that's okay. But I'm talking about the leafy vegetable का nutritious value. In this open में इसमें फर्क है 100%। मतलब इसमें आपको जो क्वालिटी मिलेगी और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी वो आपको ओपन की वेजिटेबल से ज्यादा मिलेगी। और ये मैंने हर एक लेवल की क्रॉप पर एक्सपेरिमेंट कर दिया। ग्राउंड लेवल की क्रॉप का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो जो हम रूट क्रॉप में टर्मरिक उगा रहे थे ओपन फील्ड में 2.5% कर्क्यू में, और जब हमने वही सेम सीड्स सेम लैंड लेयर फार्मिंग के अंदर लेके गए और कॉम्बिनेशन के साथ लेके गए 6.5% कर्क्यू, मतलब जस्ट डबल से भी ज्यादा। और ये केवल रूट क्रॉप का नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। इसलिए ईल्ड में भी आपको फर्क मिलेगा, ईल्ड भी बढ़ेगी, मतलब ईल्ड तो बढ़ना ही बढ़ना है, और क्रॉप का न्यूट्रिशनल वैल्यू और गुणवत्ता भी बढ़ने वाली है। हमने एक पॉइंट लिखा था उसमें लेयर फार्मिंग में कि फूड ग्रेन क्वालिटी इंप्रूव होगी लेयर फार्मिंग के अंदर। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। इसके अंदर जो है ना आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत रिच हो जाती है इसके अंदर। इसलिए आपको मैंने बोला था लेयर फार्मिंग के अंदर हम ऑयल कंटेंट निकाल पाते हैं, ओपन में जो क्रॉप लगाते हैं उसमें नहीं आ पाता। ओपन में सारा ऑयल वेदर के बैड इफेक्ट के कारण इवापोरेट हो जाता है, पर इसके अंदर नहीं होता। ये मतलब एक बहुत गुड पॉइंट है। सो एक पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है क्रॉप्स के लिए और बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है। सनलाइट ज्यादा होने पे कम सनलाइट, सनलाइट कम होने पे एवरेज सनलाइट, और मतलब हर एक कंडीशन को ये मेंटेन करता है। हाँ। We are actually putting a wheat grass on top of it, right? So you have a sunlight which is hitting the leafy vegetables. If the sunlight will come for the leafy vegetables right here, we put the grass actually, wheat grass. Correct. So in this case, we don't get a wheat grass in this area. Is there any other alternative? बहुत सारे ऑल्टरनेट है। मैंने इसको लेकर भी एक 40 टाइप्स ऑफ ग्रास का पूरा विद फोटोग्राफ, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम के, और पूरा उसका बनाया, एक लिस्ट बनाया है। सो उसमें से आप एनी टाइप्स ऑफ ग्रास सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके एरिया में कोई ना कोई तो होगा 40 के अंदर। One more question. And the leafy vegetables, actually, we put the leafy vegetables and we give the water. And at the same time, the wheat can dominate the leafy vegetables. How we are going to do that? करेक्ट। देखिए लीफी वेजिटेबल्स को जब हम मंथ ऑफ फरवरी या मार्च, अप्रैल, जून तक लगाएंगे ना तो वीट्स उस समय पे फाइटिंग नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि वो टाइम उसका ग्रो होने का नहीं है। उसका सबसे अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज क्योंकि उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन खींच रहा है और उसको इन्वायरमेंट की ग्रीन नाइट्रोजन मिल रही
करेक्ट। सो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो जब हम ये लीफी के बीज ऊपर सरफेस पे ब्रॉडकास्ट करते हैं तो ये ज्यादा पहले उगते हैं, क्योंकि जो वीड होंगे उनके तो सीड्स जमीन के सरफेस पे भी पड़े होंगे और नीचे में भी पड़े होंगे, तो उनको ऊपर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इनकेस आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, आप अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन भी ओबियसली मिलेगी उनको, और कंडीशन भी अच्छा इन्वायरमेंट बन गया तो मिलेगी। लेकिन जो लीफी वेजिटेबल के सीड हैं जो सरफेस पे डाले वो सबसे पहले उगेंगे। So that is actually not in June month. हाँ। Any month you can put it like हाँ that. हाँ, अब वो देखो वीड आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 20%, 10% है ना, मतलब जो आपको मतलब समझ ही नहीं आएंगे। और जब आप लीफी हार्वेस्ट करेंगे उसी के साथ ही वो उतना आप निकाल सकते हैं, 5 to 10%, है ना। मतलब अभी ये फील्ड को अगर देखेंगे ना, एक वीड नहीं है। हम आपको बता दें, जब हमने ये मॉडल का पूरा कंप्लीट किया था तो उस समय क्या था, हमारा ट्रेनिंग पार्ट इतना एक्टिव नहीं था, हम बाहर तो कहीं जाते ही नहीं थे, और अपने फार्म पे ही कोई आ गया तो ठीक है हम अपना दिखा के फ्री हो गए, और पूरे टाइम हम अपने फार्म के अंदर काम करते थे। वो टाइम का रिकॉर्ड है हमारा, 3 एकड़ के फार्म को हम मल्टी लेयर तक कन्वर्ट करके ले गए। एक तगारी भी हमने कचरा 1 साल के अंदर नहीं निकाला, इतना तगड़ा मैनेजमेंट किया था, एक तगारी कचरा। अभी ये फील्ड नाबार्ड के डीजी हमने विजिट किया था, ये 2014 का है ये मॉडल, ठीक है। एक बीड, मैंने उनको बोला सर ये 3 एकड़ का फार्म है, और 2014 में एक बीड का अगर आप निकाल के बता दोगे तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। पूरा फील्ड उन्होंने विजिट किया और फिर उन्होंने कहा कि वाकई में यार ये तो कमाल की चीज है। सो एक दिन का भी हमने वीड्स नहीं उगने दिया, इतना तगड़ा, मतलब आप मैनेजमेंट के ऊपर है, पर लगना पड़ता फिर उसके लिए, है ना। सो ये पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वीड्स बिल्कुल भी नहीं आते। आप देखिए इस तरह की कंडीशन बनती है। अभी देखिए ये जो रो है ना, इधर आप फाइंड आउट कीजिए, कोई वीड्स नहीं दिखेगा बराबर, लेकिन ये चलने वाला रास्ता है। आप देखिए ये वीड्स दिख रहे हैं ना आपको, है ना, ये वीड्स दिख रहे हैं। हाँ, इसमें ड्रिप भी और मिनी स्प्रिंकलर, ये दोनों इरिगेशन साथ में ले सकते हैं आप, है ना, क्योंकि जब लीफी होती है ना तो ड्रिप इरिगेशन काम नहीं करता है, फिर मिनी स्प्रिंकलर ही काम करता है। वो इरिगेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइमिंग का रोल है, सॉइल हेल्थ का रोल है, मिट्टी को ट्रीट करने का रोल है, सीड को ट्रीट करने का रोल है, सीड्स को इंडिजीनियस लेने का रोल है, सरफेस पर ज्यादा मात्रा में ब्रॉडकास्ट करने का रोल है। ये सारे रोल्स हैं, तभी जाके वीड्स को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने नीचे टर्मरिक, फिर पालक, फिर ककड़ी, कुकुम्बर, और फिर कुंदरू एंड पपाया, ये 5 लेयर का सेटिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं ना, एक लेयर जो बैम्बू के बीच में ये वायरिंग कर देते हैं वर्टिकल, और उस पे हम एक क्रॉप से लगा लेते हैं, क्योंकि हम जो रो बनाते हैं तो बैम्बू हमें लगाना ही पड़ता है रो बनाने के लिए, है ना। तो लाइन से बैम्बू लगा हुआ है, तो एक क्रॉप तो हमने ऊपर जाले पर लेके गए, एक जाले के ऊपर लेके गए, एक जमीन के अंदर लेके गए, एक जमीन के सरफेस पर लेके गए। अब जमीन के सरफेस से लेकर ये जाले के बीच में 6.5 फीट का स्पेस है और बाम्बू लाइन से लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, वर्टिकल जो है ना, ये 3 स्टेप में वायर को बांध दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, और इसमें एक कुकुम्बर का क्रॉप लगा दिया। तो कुकुम्बर का क्रॉप ये 6.5 फीट टू जमीन के सरफेस के बीच में ग्रो करेगा। तो ऐसे एक 5 लेयर का भी ये कॉम्बिनेशन है। ये वापस 4 लेयर का है, जिसमें जिंजर है, साग है, मतलब लीफी वेजिटेबल है, कुंदरू है और पपाया है। अभी ये जो है जमीन के अंदर, अभी इसके अंदर जिंजर है, लीफी वेजिटेबल पूरे सरफेस पर है, और ये आईवी गार्ड जो है ना पूरे ऊपर इस पे है, और पपाया स्ट्रक्चर के जस्ट और ऊपर है। तो ये पपाया जो है ना पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा। अभी जैसे हमने जिंजर लगाया या टर्मरिक लगाया, जो भी लीफी वेजिटेबल निकलने के बाद ये टर्मरिक जो है ना आपका ऊपर रहेगा, और ये पूरा जो है ना 6.5 फीट की हाइट तक जो है ना हम लेके गए, और इसमें भी हमने रिकॉर्ड यील्ड बनाया 156 कुंटल पर एकड़ विथ 3 क्रॉप के साथ में। मतलब ये इम्पॉसिबल वाली बात है, जब साइंटिस्टों को ये पता चला तो वो मानने को तैयार नहीं है। इवन हमने तो जो यील्ड थी हमने अकेला कैलकुलेट नहीं किया, हमारे यहाँ क्या एवरी टाइम सेशन चलते रहते हैं, करेक्ट ना, एवरी मंथ सेशन चलता है। तो जब ये हार्वेस्टिंग हो रही थी तो जितने भी
फार्मर्स थे उनके बीच में हमने उन्हीं से हार्वेस्ट करवाया, उन्हीं से वेट करवाया और 156 क्विंटल का रिकॉर्ड एक एकड़ के अंदर बनाया, जो कि नॉर्मल एवरेज 70 to 80 क्विंटल पर एकड़ है। ये टर्मरिक का रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ हमने कुकुम्बर निकाला, आईवी गार्ड निकाला, लीफी निकाली, वो अलग है, और पपाया निकाला, वो भी अलग है। सो 3 क्रॉप और साथ में, और एक क्रॉप का ही इतना बड़ा ईल्ड। सो ईल्ड के मामले में मतलब ये मॉडल कमजोर नहीं है, बस आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए पपाया जो है ना कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी टर्मरिक यहाँ तक आ गई, पपाया यहाँ से स्ट्रक्चर के ऊपर चला गया और ऊपर आके फिर ये ऐसे खुल के फलता रहता है ना। तो ये टॉप पर 15 फीट तक फिर ये फलता रहेगा। इसको नीचे की क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना टॉप पे फलेगा, ठीक है। तो इसकी रूट बस होंगी ग्राउंड में, बाकी ये अपना ऊपर चलता जाएगा। तो टॉप पे ये अपना पपाया का क्रॉप होता है। इसका फ्रूटिंग तोड़ने में कैसे फिर? उसका बहुत छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम लोग बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कागज है, तो हमने इसके लिए एक लोहे का पतला शीट लिया, बहुत पतला शीट होगा, लगभग 3 mm के आसपास का या 4 mm के आसपास का। उसको कुछ इस टाइप से हम बना देते हैं और इसको हम लेवल कर देंगे, मतलब ये उठा नहीं रहेगा इससे, इसको लेवल कर देंगे और नीचे से जो है ना इतना उसमें छेद लगाएंगे, इतना छेद रखेंगे। यहाँ पे हमने ये ऐसे उंगली लगा के बैम्बू लगा दिया, यहाँ पे हमने उसको कील लगा दिया। अब बैम्बू का हाइट हमने 7-8 फीट रख दिया, इसको लेवल कर दिया। अब जाके आपको जो भी फ्रूट तोड़ना है, अभी वही फ्रूट के अंदर इसको आप रख दीजिए, हल्का सा धक्का मारिए, ये ब्लेड का काम करेगा, वही फ्रूट टूट के इसमें आएगा। आराम से आप नीचे कर लीजिए, तो जो फ्रूट तोड़ना वही टूटेगा। अब जैसे इसमें मान के चलो हमें ये वाला फ्रूट तोड़ना है, तो हम इसी के पास जाके इसमें यूं फंसाएंगे, थोड़ा नीचे से धक्का देंगे, वही फ्रूट इसके अंदर आएगा। सो 50 रुपीज में ये बन जाता है आसानी से। आपके पास एक बैम्बू होना चाहिए और थोड़ा पतला टीन होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे इसको आराम से इजी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। अब ये इसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉडल हैं, है ना। ऊपर वीट का नहीं, उससे ऐसा नहीं होता कि वो पूरा पैक है, ऐसे नहीं होता है। वो तो जो है ना, आप थोड़ा सा आपको जगह बनानी है, हल्का सा उसको यूं कीजिए और निकाल दीजिए अपना, वो लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, खिसक जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आपको जगह ही तो बनानी है, वो कोई परमानेंट कोई फिक्स थोड़ी है वो चीजें, वो सब फ्लेक्सिबल होती हैं। आप धक्का दीजिए, थोड़ा खिसक जाती है, तो ग्रो होते समय वो पपाया आराम से निकल जाता है। वो ऑटोमेटिकली पहले अपनी पत्तियों को यूं सिकोड़ेगा और निकाल के फिर वापस यूं फैला लेगा, तो कोई तकलीफ नहीं है। विंड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डायरेक्शन का विंड आ जाए, वो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रैक्टिकली सीखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। कल क्रीपर्स में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पॉलिनेशन के लिए इसमें बर्ड्स भी अंदर आती हैं, हनी बी भी आता है इसके अंदर, तितलियां आती हैं, सब कोई आता है। और ये टोटल पैक नहीं होता है, एक्चुअली फुली वेंटिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पैक हो गया तो जी अंदर जाएंगे गर्मी लगेगा, आपको मजा आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये फुली वेंटिलेटेड है। हवा और जो घास डाली है वो इतनी घनी नहीं होती है, इतनी पतली होती है कि 50% फिल्टर होके सनलाइट आए और 50% जो है ना उसका छाया ब्रेक डाउन हो। तो उसमें आराम से देखिए ये कितना गैप है, इसमें चिड़िया आती है आराम से, मधुमक्खियां आती, इवन जो है ना उनको मजा आता है इसके अंदर, क्योंकि बाहर तो उनको धूप होती है, तो वो इसके अंदर ही अपना घोंसला बना लेती है और पॉलिनेशन बहुत इजी होता है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। अभी इसमें ये बहुत सारे और अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ब्लैक टर्मरिक, बहुत सारी हमने जो मसाला क्रॉप है, स्पाइसी क्रॉप है, उन पे भी काम किया, मेडिसिनल क्रॉप्स हैं उन पर भी काम किया और कई मिलेट्स पर भी काम किया। तो ये अलग मॉडल है जिसमें हमने यहाँ पे 4-5 लेयर में बीन्स लगाया था बीच में, ऊपर हमारा ये आईवी गार्ड है, नीचे हमारा लीफी क्रॉप है और यहाँ ग्राउंड में जो है ना हमारा ब्लैक टर्मरिक है। सो ये ब्लैक टर्मरिक का कॉम्बिनेशन है और ये काफी मतलब बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्राउंड में जमीन के अंदर जिंजर है, ऊपर जो है ना मेथी का साग है लीफी वेजिटेबल में, और ऊपर आईवी गार्ड है और फिर पपाया का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर ये कॉम्बिनेशन है जिसमें अंदर येलो टर्मरिक है, फिर ऊपर पालक है, फिर बीच में लौकी का क्रॉप है, आईवी गार्ड है और पपाया है, ठीक है। सो इस तरह से ये बहुत सारे अलग कॉम्बिनेशन है। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें जमीन के अंदर अरबी है, फिर उसके ऊपर जो है ना ये क्या बोलते हैं कस्तूरी मेथी है,
लीफी क्रॉप के रूप में आईवी गॉड और मोरिंगा क्रॉप है, ड्रमस्टिक का है, ठीक है। तो वहाँ पे आईवी गॉड और बॉटल गॉड दोनों क्रीपर्स ही है ना? हाँ, दोनों क्रीपर्स हैं, पर आईवी गॉड को आप ऊपर लेके जाएंगे और बॉटल गार्ड को आप वर्टिकल लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको वायरिंग करना पड़ेगी, वो 5 लेयर के मॉडल में आएगा, है ना। तो हाँ, तो आपको क्या है ना, जो लिस्ट हम देंगे 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, अभी 5 लेयर के अंदर क्या क्या मॉडल किधर किधर लगेगा वो उसके अंदर मेंशन है, करेक्ट ना। 4 लेयर के अंदर किधर किधर लगेगा, कौन सा क्रॉप लगेगा वो मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है जो अभी लेटेस्ट इसी साल का है, और अभी हमारे साथ में भाई थे वो जो सागर हो क्या है, हाँ एक बार आप खड़े हुई है, हाँ ये इनका हाथ का लगाया हुआ अरबी का क्रॉप है, इसलिए एक बार इनको तालियां बजाइए। ये पूरा 6.5 फीट का जो हाइट है वो कवर अप किया, और मुझे लगता है ये रिकॉर्ड यील्ड बनाने वाला है इस बार ये मॉडल, है ना, मतलब स्पेशल अरबी का क्रॉप। सो हम लोगों ने ये, और अभी मार्केट में होलसेल प्राइस 60 रुपीज पर केजी है, ठीक है। और अभी जनरल फार्मर का जो क्रॉप आएगा वो अभी इधर सितंबर के आसपास आएगा, ये मॉडल का क्रॉप हमारा हार्वेस्ट होने लगा। तो ये इसकी ब्यूटी है, मतलब हमारी लीफी क्रॉप तो हमारी मार्च अप्रैल मई तक निकल गया है ना, क्रीपर्स क्रॉप हमारा कंटिन्यूअसली चालू है, और अभी ये नीचे का मैच्योरिटी पे आ गया, और अब हमारे पपाया भी चालू हो गए, तो रेगुलर अभी ये लास्ट तक अभी ये क्रॉप खाली होगा, हम इसमें अभी नेक्स्ट मंथ जो है ना पोटैटो पुटअप कर देंगे, तो जनवरी तक हमारा पोटैटो आके बाहर हो जाएगा, फिर वापस हम 4 लेयर पे आ जाएंगे फरवरी से। तो ऐसे पूरे साल भर ये रनअप चलता रहता है, ठीक है। सो ये बहुत जबरदस्त फील्ड पे है, और इसमें कई ऑफ सीजन की क्रॉप्स पे भी हमने ये साल एक्सपेरिमेंट किए। जो 17 मॉडल जो हमने बताया कि ये साल ऐड हुए, उसमें एक मटर का भी कॉम्बिनेशन था जो हमने लीफी वेजिटेबल्स के साथ में मार्च 15 को लगाया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जमीन के अंदर एक लगाया अरबी का क्रॉप, उसके ऊपर बोया हमने कस्तूरी मेथी का क्रॉप, और बीच में हमने वायरिंग करके मटर लगाया, और फिर उसके ऊपर आईवी गॉड और पपाया, ऐसे 5 क्रॉप के कॉम्बिनेशन में मटर पर एक्सपेरिमेंट किया। अब हमारे उधर क्या है ना, मार्च में लगभग अराउंड होता है 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, और उधर अप्रैल मई जून में जाके ये पहुंचता है 46 तक, ठीक है। तो ये जून मंथ का फोटो है जिसमें हमने मटर निकाली थी, 110 रुपीज पर केजी जो है ना हमने मटर इसके अंदर बेची। और ये मतलब ये भी एक अजूबा है कि इतने हाई टेम्परेचर में मटर निकालना बहुत कठिन काम है, ठीक है। ये मॉडल के अंदर निकला, ये सक्सेस मिला। फिर ब्रोकली पे भी एक्सपेरिमेंट किया, ब्रोकली निकाला, भिंडी और बाकी ये सब चीजें तो नॉर्मल है। ये मई जून का फोटो है जिसमें हमने ब्रोकली को तैयार किया ये मॉडल के अंदर। तो काफी चीजें जो है ना आप एक्जोटिक्स वेजिटेबल में भी कर सकते हैं और ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं। ये इस मॉडल की जो है ना ब्यूटी है। सभी का प्लांटेशन टाइम एक ही रहना चाहिए। हाँ, प्लांटेशन टाइम सेम रहेगा, पर फ्रूटिंग टाइम और एज उनका अलग अलग होगा, ऐसे। अब उसके बाद देखिए ये सारे इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है वही बेनिफिट्स है, करेक्ट ना। तो पानी बचा दिया 90% सब, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। वीड कंट्रोल कर दिए क्योंकि लीफी क्रॉप हमने उगा ली, है ना। तो वो जो इकोनॉमिक्स हम सुबह बता रहे थे, तो उस इकोनॉमिक्स में क्या था, 70% पैसे जो है वो वीड्स उगाने में जा रहे थे। अब लीफी वेजिटेबल उगा दिया तो क्या हो रहा है, वो 70 पैसे का जो रेवेन्यू है वो क्रॉप के रूप में आ गया, है ना। तो हमारा जो फुली 1 रुपीज इनपुट हो रहा था उसका 100% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग भी हो रहा है। हम पपाया लीव्स का प्रोसेसिंग करते हैं, उसका लीव्स को डिहाइड्रेट करके उसकी मलेरिया की दवा बनाते हैं, पाउडर बना देते हैं। अब पाउडर जो है ना आप डब्बे में रख के कहीं पे भी आप कैरी भी कर सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको मलेरिया या इस तरह का टाइफाइड टाइप का कुछ लगे, आप उसके पाउडर को निकालिए, आधा से आधे इतना एक चुटकी पकड़ के कुनकुने पानी में डालिए, और सुबह शाम दोपहर 3 बार आप पी लीजिए, आपका मलेरिया गायब हो जाएगा। हाँ, एक्सीलेंट मेडिसिन है। तो ऐसे करके हमने पत्ती से भी पैसे बना लिए, पपीते का फल तो फल ही रहा है, और भी मतलब ऐसे हर चीज का कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो पेस्ट भी कंट्रोल हो गए हमारे इस मॉडल के अंदर। कहीं पर भी जैसे मटर उगाया तो मटर को भी हमें स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ी। आप सोचिए, है ना, ऑफ सीजन क्रॉप और इतनी हीट में आराम से आया।
और कोई भी मॉडल के लिए नथिंग स्प्रे, मतलब इस मॉडल के अंदर स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मैंने महसूस किया। 3-4 साल हमने किए स्प्रे, पर अभी हम पिछले 4 सालों से कोई स्प्रे नहीं लगा रहे। इकोलॉजिकल तरीके से डील हो रहा है पूरा मॉडल, ठीक है। फिर लेकिन फिर भी हमने लिखा कि 70% तक कंट्रोल होते हैं, 30% हम छोड़ देते हैं स्प्रे के लिए। फिर उसके बाद जो है ना, इसमें वेदर के जो बुरे असर होते हैं उनको हमने प्रैक्टिकली जजमेंट किया। कितनी भी गर्मी में आप वो सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं जिनके फ्लावर फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, वो गर्मी में आप इसके अंदर उगाइए, कोई तकलीफ नहीं है। 3 टाइम आपका समय बच गया, लेबर बच गया, क्योंकि लेबर को आप 4 एकड़ में लगाओगे तो निश्चित तौर पे इतना बड़ा एरिया हैंडल करने के लिए आपको अलग अलग जगह लोग भेजना पड़ेंगे। अभी ये 4 क्रॉप एक साथ हो गया तो क्या हो गया, मोनेटाइजिंग टाइम कम हो गया आपका, ठीक है। अभी वो 4 एकड़ को अलग अलग भागेगा देखने के लिए, अभी एक जगह नजर लगाएगा तो 4 क्रॉप एक साथ में देखेगी उसको। तो 3 टाइम जो है ना आपका टाइम सेविंग हो रहा है और लेबर भी साथ साथ में सेविंग हो रहा है। मतलब जो लेबर 1 एकड़ में 1 लगना है, 4 एकड़ में 4 लगेगा, इसके अंदर 1 लेबर 1 एकड़ को लगेगा, लेकिन 4 एकड़ का काम वो हैंडल करेगा। तो 3 टाइम आपका लेबर भी कंज्यूम हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना आपका 4 गुना यील्ड बढ़ जाती है। हर एक क्रॉप अपना अपना रेवेन्यू होते हैं, हर एक क्रॉप का यील्ड होता है। और 3 गुना आपका जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो भी बच जाती है। फिर आपका एक कंफर्ट इन्वायरमेंट तैयार होता है इसके अंदर काम करने को। हम सभी लोग इसके अंदर इजी वे में गर्मी के टाइम में आराम से काम कर सकते हैं, ऑफिस जैसा फीलिंग आता है इसके अंदर। आप ओपन में काम करेंगे, पसीना बहेगा, 1 घंटे के बाद आप घर के अंदर आ जाएंगे। ये मॉडल के अंदर आप पूरे गर्मी में काम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर गर्म हवा लगती है, अंदर जो है ना बढ़िया कूलिंग इन्वायरमेंट होता है, आपको कूलर जैसी फीलिंग आती है। दिन भर आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। सर छत से ऊपर हाँ, पपाया और मोरिंगा के अलावा और क्या क्या लिस्ट है उसका पूरा, उसका रूट क्रॉप में आपको लिस्ट मिलेगा, बहुत सारी क्रॉप्स हैं। जैसा कि अभी आपने बोला वो लीव्स का यूटिलाइजेशन और स्टेम का यूटिलाइजेशन, ये हर एक फार्मर को अवेयरनेस नहीं रहेगा। करेक्ट। तो उसका यूटिलाइजेशन के बारे में देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इंडिविजुअल फार्मर जो है ना ये काम करे। इनकेस अगर नहीं कर रहा है तो हमें बीच में एक ब्रिज बना के काम करना होगा। अगर ये बात हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फार्मर को बोलेंगे तुम पपीते पे काम करो, हम पत्ती पे काम करेंगे। करेक्ट ना, आप पपीता तोड़िए, हम पत्ती तोड़ेंगे, क्योंकि फेंकना तो है ही आपको, ठीक है कि नहीं। तो हमारी तो अच्छा हो जाएगा ना। और जिस दिन उसको पता चल गया कि ये हमारे पेड़ की पत्ती से पैसे बना रहा है आदमी, तो फिर आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो पहले ही जो है ना तोड़ लेगा आपके पहले। तो क्या है ना, देखो हर काम का एक तरीका होता है। जब हम किसी काम को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं तो फिर वो अपने आप रास्ता बना लेता है और फिर होने लग जाता है। देखो पैसा एक बार आया ना, पैसा एक बार जेब में गया, जेब गर्म हुआ साहब, फिर दिमाग चलना चालू हो जाता है आदमी का। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये मॉडल जो है ना मतलब जो है ना काम करता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे अगले दिनों में। आज की बातचीत को यहाँ पर विराम देते हैं। और लेयर फार्मिंग से रिलेटेड अगर आपको ये टॉपिक जो भी इसके प्रिंसिपल बताए हमने, जो सुबह में डिस्कस किया, या जो ये मॉडल्स के कॉम्बिनेशंस हमने आपको एक्सप्लेन किए, या पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी समझाया जितना भी, इस पे अगर कोई सवाल बने तो कल हम लोग सेशन शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे। आधा घंटा बैठेंगे, इसके बाद हम लोग फील्ड में जाएंगे और फिर कल हम जो है ना इस मॉडल को प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतारेंगे। सो कैसे ट्रीटमेंट करना, कैसे सॉइल को बनाना, कैसे सॉइल प्रिपेयर करना, कैसे स्ट्रक्चर का लेआउट करना, स्ट्रक्चर बनाना, फिर बेड्स बनाना, कंपोस्टिंग करना, कल्टीवेशन करना, एवरीथिंग कंप्लीट प्रोसेस हम लोग ये कल और परसों में 2 दिन के अंदर इसको फिनिश आउट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम लोग जो और भी जो टॉपिक हैं जैसे कंपोस्टिंग के, हेल्थ मैनेजमेंट के, सॉइल के, पेस्ट मैनेजमेंट के, काऊ मैनेजमेंट के, काऊ से हेल्थ से लेकर काऊ की डाइटिंग से लेकर, ये सब भी हम लोग 1-1 घंटे के टॉपिक इसी मतलब प्रैक्टिकल में फंसा देंगे और इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी का होगा वो हम बैठ के कर लेंगे, जो प्रैक्टिकल का होगा वो फील्ड पे कर लेंगे। Instead of that bamboo, जी, can we do like a stone? Okay. And that's expensive. That's why it's only the reason. करेक्ट। अगर स्टोन ज़्यादा है तो फिर तकलीफ हो सकती है, उसमें हम लोग जो है
बहुत ज्यादा देखिए, अगर स्टोन छोटा छोटा होगा ना, छोटा इन द सेंस इतना, तो हो जाएगा, वो रॉड से करना पड़ेगा होल, है ना। इनकेस अगर बहुत ज्यादा परत है स्टोन की तो फिर मुश्किल है ना स्ट्रक्चर। What about the white ant? Poles, the stone poles I'm talking about, that is instead of cement poles, cement poles or stone poles. fencing poles, Fencing poles, you know, that those things. नहीं, अगर फेंसिंग पोल के लिए हम उतना खड्डा करेंगे तो हम फिर बैम्बू ही पुट इन कर सकते हैं ना, क्योंकि फेंसिंग पोल में क्या होगा, 1 स्क्वायर फीट जमीन आपकी वेस्ट होगी, क्योंकि वहां पर आप कंक्रीट कर देंगे। अब हमें जहां पर आपने कंक्रीट किया वहीं पर क्रीपर्स लगानी है, क्योंकि क्रीपर्स को जो है ना उसी स्टैंड के सहारे ऊपर लेके जाना है। If sometimes by mistake one of them it falls जी, for some reason, if the tractor is going inside and we are digging, कर if सकते हैं। something happens, one thing falls, कर it's going to impact in all other ones, right? किया जा सकता है, कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने अभी नोएडा में 1 एकड़ का तैयार किया था 3 साल पहले, उसको सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी विजिट किया। वो मॉडल हम लोगों ने लोहे के पोल से बनाया था, पर कंक्रीट नहीं किया था। लोहे के पोल को प्रॉपर 2 फीट डेप्थ में डाल दिया पेंट करके, तो वो जो है ना मतलब अमर हो गया वो मॉडल। 20 साल तक उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी 3 साल हो गया उसको कंप्लीट, अभी कुछ नहीं होने वाला उसका, है ना। दीमक भी लग जाता है, दीमक लगता है, पर उसको हम अगर पेंट कर देते हैं तो उसका लाइफ 6 साल तक तो होता है बैम्बू का। और बायोडिस्पोजेबल मटेरियल है, ठीक है। मेंटेनेंस करना 6 साल बहुत होता है और 6 साल कम भी होता है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। सो एक बार हमने ये स्ट्रक्चर, कल हमें लगा कि नहीं हमें अभी ओपन करना चाहिए, तो ठीक है, हमें लगता है ये अगले साल तो वैसे ही खत्म कर रहा है, तो ठीक है, खत्म करके फिर ओपन हो जाएगा। अभी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है बैम्बू में, है ना। बैम्बू में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, How इसलिए much does बैम्बू it cost for using bamboo and these things? What बैम्बू is का the सर कॉस्ट जो है ना अराउंड 40 रुपीज आप मान के चलिए 1 पीस, है ना। सो कॉस्ट लगभग 60,000 के आसपास अराउंड 1 एकड़ को लगती है। हाँ, पर एवरेज जो है ना, अगर आप देखिए बैम्बू एक्चुअली है बायो बेस्ड मटेरियल और फार्मर का रॉ मटेरियल है बेसिकली, है ना। ये फार्म पे उगाया जा सकता है, ठीक है ना। सो मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए कायदे से तो, पर अगर हम बाहर से लेते हैं तो 60,000 के आसपास अराउंड मोटी कॉस्ट यही है। फिर उसके बाद वायरिंग की कॉस्ट है 20,000 के आसपास, और सब मिला के 2 लाख के आसपास, ये अंडर 2 लाख जो है ना, विथ एरीगेशन, विथ कल्टीवेशन, विथ सीड्स, ये मॉडल रेडी हो जाता है 1 एकड़ को। और फिर जो है ना फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना आपका सीड्स का केवल खर्चा है, बाकी मॉडल के लिए कोई खर्चा नहीं है फिर। सो सीड्स का अराउंड 40 to 60,000 एवरी ईयर आपको लगेगा, सब सीड्स को मिला के। और जब हमने ये लगाया मॉडल, seeds के लिए कितना लगेगा बोलिए? 40 to 60,000। One is 60,000 per acre, that to set it up, हाँ, and this 40 to 50,000, it's about 1 lakh per acre. पर एकड़, है ना। और उसमें क्या है ना, जैसे हमने इंडिजीनियस सीड्स लगाए तो जी ठीक है, इसी से हमको सीड्स भी मिलने वाले हैं ना, तो फिर सीड्स का भी कॉस्ट नहीं है, तो फिर वो 0 पे चलता है फिर, है ना, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं होती उसकी। Someone help us to set up this, because initially we don't know how to set up this. Is someone available to help us? हाँ, वो तो आपको देखिए, हम टेक्निकल हेल्प जितना हमसे बनेगा वो हम आपको डिलीवर करेंगे जब आप सेटअप करेंगे। इनकेस आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और हेल्पर की जरूरत है तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट प्रैक्टिकल सेशन का पर्पज ही यही है कि हम यहीं पे आपको पूरा सिखा दें, ताकि यहाँ से जाने के बाद आप स्वयं इससे कर लें। तो अभी 2 डेज के बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि इसे तो हम खुद कर सकते हैं, है ना जी। This bamboo model, how many years it will stay? 5 to 6 ईयर आराम से चलेगा, है ना? Because of this papaya, when it grows, it breaks right on top. So something arrangement you have to do something. नो प्रॉब्लम। वो एक्चुअली जो है ना पपाया आराम से निकलता है, और जब आपको उसको खत्म करना है पपाया को, तो क्या करते हैं हम 2-3 स्टेप में उसको निकालते हैं, ठीक है। सो जब वो पूरा मतलब हार्वेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता, तो हम ऊपर से 1 स्टेप काटते हैं, फिर बीच में से 1 स्टेप काटते हैं और फिर नीचे से, तो 3 स्टेप में उसको काट के फिर उसको बाहर करते हैं फील्ड के। When this papaya fruit will come after a year? वो लगभग अराउंड 6 मंथ के बाद में स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो 2 ईयर तक चलेगा, इनकेस अगर आपने इंडिजीनियस सीड्स लगाया तो। और अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो 1 ईयर चलेगा। सो 6 मंथ में उसका फ्रूटिंग आना चालू होगा और 12 मंथ में वो पूरा खत्म हो जाएगा। सर इसमें आप
रिज डालेंगे या फ्लैट बेड्स? फ्लैट बेड डालते हैं, है ना, फ्लैट बेड डालते हैं। सो इसमें क्रॉप रोटेशन भी करना पड़ेगा? क्रॉप रोटेशन भी करना पड़ता है, पर बहुत कम। क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल जो है ना, केवल जो है ना, समझ लो कि इसमें 10 to 20% फॉलो करना पड़ेगा क्रॉप रोटेशन का, लेकिन करना पड़ता है। एवरी ईयर करना नहीं, एवरी ईयर की जरूरत नहीं। आप 4 साल धक्का वही मॉडल चलाइए। अभी तो हम 7 साल तक एक मॉडल को रनिंग किया, सेम मॉडल रिप्लिकेट किया एक फील्ड पे। सो तकलीफ नहीं है, कारण क्योंकि चारों का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण एक दूसरे से कम्युनिकेशन क्रॉप्स का बैठ जा रहा है। तो फील्ड पे कोई भी क्रॉप का वेस्ट ऑलरेडी पड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट पड़ा है उसको लेने के लिए दूसरा क्रॉप साथ में लगा है, तो वो न्यूट्रल होती जाती है सॉइल एवरी टाइम। सो लेकिन फिर भी क्योंकि वेस्ट और न्यूट्रिएंट का जो है उसके बीच में थोड़ा सा अभी गैप है, अभी संशय है उस विषय पे, तो इसलिए हम कहते हैं 3-4 साल के बाद में करो एक बार क्रॉप रोटेशन, है ना। मतलब कंपलसरी नहीं है, पर 4 साल में एक बार करना चाहिए। So it's how much time you need for, if I put at 3 acres, set up for 3 acres, how much time you need to give for how many people work? Human. 1 एकड़ के मॉडल को 20 लोग आराम से बना लेते हैं। स्ट्रक्चर सॉरी, स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं ना। नहीं। After 1 एकड़ को 2 पर्सन चाहिए पूरे अराउंड द ईयर हैंडल करने के लिए। two people will be all the time. राउंड All तक the time. राउंड Or तक quantity. वो कल्टीवेशन टू मार्केटिंग पूरा, मतलब But how उगाने many- से how लेकर many बेचने। hours they need to spend? They need to spend लगभग about 8 आवर्स के 8 hours every day. Okay. 8 आवर्स है ना, 8 Per आवर्स acre. पर एकड़। सो 2.5 लाख के आसपास हम उनका सैलरी निकालते हैं। ये मॉडल 8 से 10 लाख रुपए के रेवेन्यू पे टर्नओवर पे जाता है। सो 2.5 लाख के आसपास हमने सैलरी निकाल दिया। 1 लाख to 2 लाख हमने अदर एक्सपेंसेस निकाल दिए। सो सब मिला के सब निकालने के बाद 4 लाख रुपीज आपके हाथ में आ जाता है आराम से 1 साल का। और वैल्यू एडिशन कर लिया आपने, और अगर आपने पूरा इकोनॉमिक्स फॉलो कर लिया तो ये फिगर कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम जब वैल्यू एडिशन करते हैं ना अपना टर्मरिक का, तो हमारा 14-15 लाख रुपए का तो टर्मरिक का ही बैठता है टोटल एक क्रॉप का। क्योंकि उसमें जब पाउडर बन जाता है, तो अगर हमने 150 कुंटल अगर निकाला हल्दी और उसका पाउडर बनाया तो 50 कुंटल बना। अब 350 रुपीज पर कुंटल हम देते हैं पाउडर, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए 50 into 35,000 कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। सो ये फिर अलग चीजें हैं। जब आप एक सेट पे आ जाते हैं, है ना, तो फिर ये कुछ भी फिगर हो सकते हैं। पर जब तक आप एक एवरेज बात करते हैं तो लगभग 8 लाख के आसपास टर्नओवर और 4 लाख के आसपास नेट प्रॉफिट ये मॉडल जनरेट करेगा 1 साल के अंदर, है ना, अगर ठीक ठाक कंडीशन में चला तो। और बहुत लॉसेस में भी गया तो ये 1-2 लाख रुपए तो आपको दे देगा आसानी से, ठीक है, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में, क्योंकि इसमें क्रॉप का सेटिंग, क्रॉप का टाइमिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग सब कोई आपको रेवेन्यू को, इकोनॉमिक्स को सुधारने में सपोर्ट करेगा। तो बातचीत को विराम करते हैं, विलम्ब हो गया, कई लोगों को जाना भी है। और पीपीटी शेयर कर दीजिए। सब कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम, है ना। सो ये ग्रुप ग्रुप पे में आपको शेयर करेंगे ग्रुप पे मिल जाएगा, है ना। कल आपके जो भी और सवाल होंगे, हम लोग सेकंड पहले शुरू करने से पहले आपके सवालों के जवाब करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फील्ड पे जाके इस मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। और फिर बाकी के और जो भी टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग टुमारो मॉर्निंग मॉर्निंग हम लोग कल एकदम जल्दी करेंगे, मतलब 9:30 हम लोग शुरू कर देंगे। सो ब्रेकफास्ट आप करके 9-9:15 तक फ्री हो जाइए और 9:30 एकदम अरेंज हो जाइए। हम 9:30 से शुरू कर देंगे, ठीक है, चलिए, ओके जी।